हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नियम्स कानून के प्लेटफॉर्म पर, जिसका ऑब्जेक्टिव आप सभी तक देश विदेश के नियम कानून की जानकारी पहुंचाना है। आज के सेशन में हम इनलैंड स्टीम नेविगेशन वर्कर्स यूनियन 1936 स्टडी करेंगे और इस केस के थ्रू जानेंगे रजिस्ट्रार की ड्यूटीज को, जो कि रजिस्ट्रार को फॉलो करना चाहिए किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने से पहले। तो चलिए अब आते हैं केस के फैक्ट्स पर। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियोस लाने का। तो अब इसी के साथ देखते हैं केस के फैक्ट्स। तो यहाँ पे ऑल इनलैंड स्टीमर सर्विसेज के एम्प्लॉयज़ मिलकर के इनलैंड स्टीम नेविगेशन वर्कर्स के नाम से एक यूनियन फॉर्म कर लेते हैं और ये यूनियन अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए एप्लीकेशन भी फाइल कर देते हैं रजिस्ट्रार के पास। लेकिन रजिस्ट्रार इनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, वो भी बंगाल गवर्नमेंट के सामने इसी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी के द्वारा प्रेजेंट किए गए लेटर पर रिलाई करते हुए। अब ऐसा उस लेटर में क्या लिखा था? तो उस लेटर के अनुसार ये यूनियन आरएसएन एंड आईजीएन वर्कर्स यूनियन के नाम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूनियन था और अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर किए जाने की वजह से बैन भी हो चुका था और अब यही यूनियन दूसरे नाम से रजिस्टर कराने आया है। तो यही सब कंसिडर करते हुए रजिस्ट्रार इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। तो अब ये जो रजिस्ट्रार का डिसीजन है उससे अपीलेंट सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो इसीलिए अब अपीलेंट आ जाते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के पास। तो देखते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने क्या इशू रहता है। तो इनके सामने इशू आता है कि क्या ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार ने सही किया लेटर पर रिलाई करते हुए डिसीजन देकर। तो अब यहाँ पे जो कोर्ट है वो अपील को अलाउ करती है और अपीलेंट के फेवर में ही जजमेंट सुनाती है। लेकिन अब अपीलेंट के फेवर में जजमेंट कैसे सुनाती है, यानी कि कोर्ट की क्या रीजनिंग होती है, चलिए वो देखते हैं। तो कोर्ट यहाँ पे सबसे पहले बोलती है कि अगर रजिस्ट्रार को लेटर के बेसिस पर डिसीजन देना था तो उससे पहले उनको अपीलेंट को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी कि अपीलेंट अपना डिफेंस प्रेजेंट कर सके। लेकिन प्रेजेंट केस में उन्होंने अपीलेंट को एक मौका भी नहीं दिया कि अपीलेंट अपनी बात रख सके। दूसरा, सेक्शन 8 के अंडर में रजिस्ट्रार के पास अधिकार है कि वो रजिस्ट्रेशन से रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस सिचुएशन में जब ट्रेड यूनियन एक्ट के द्वारा प्रोवाइड की गई जो रिक्वायरमेंट है उसको वो यूनियन फॉर्म फुलफिल ना करे। तीसरा, रजिस्ट्रार के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो इस क्वेश्चन के अंदर जाए कि ऑर्गेनाइजेशन अनलॉफुल है या नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रार की एक लिमिट है, एक दायरा है। वो सिर्फ ये देखे कि ट्रेड यूनियन एक्ट की रिक्वायरमेंट जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए वो फुलफिल हो रही है या नहीं। और यहाँ पे फिर एट लास्ट कोर्ट कुछ ड्यूटीज बताती है रजिस्ट्रार की, जो कि रजिस्ट्रार को फॉलो करना चाहिए किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने से पहले। तो पहली ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई जो एप्लीकेशन है उसको अच्छे से वो एग्जामिन करें। दूसरी, जिस बेसिस पे ये यूनियन फॉर्म हुआ है उसका ऑब्जेक्ट देखे। तीसरा, एट लास्ट उस ऑब्जेक्ट को एग्जामिन करे कि वो ऑब्जेक्ट ट्रेड यूनियन एक्ट के इंट्रा वायरस है या फिर अल्ट्रा वायरस, यानी कि ट्रेड यूनियन एक्ट के स्कोप के अंदर आ रहा है या फिर ट्रेड यूनियन एक्ट के लिमिटेशंस के बाहर। तो और ये सब देखने के बाद ही रजिस्ट्रार डिसाइड करे कि उन्हें यहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है या फिर नहीं। तो यही सब कहते हुए कोर्ट यहाँ पे अपील अलाउ कर देती है और ये जो मैटर है वो वापस रजिस्ट्रार के पास भेजती है ताकि रजिस्ट्रार इसको प्रॉपर्ली एग्जामिन करे। तो उम्मीद करते हैं आपको इस केस में क्लैरिटी हुई होगी। तो और ऐसे केसेस के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।